नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस किस पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में क्लास रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अभी भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने नंबर आपको अभी बताया है। इस पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी से संबंधित ही आपको क्वेश्चंस आंसर भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आंसर भी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिलेगा, लेकिन आप इसमें जूम ऐप पे क्लास आप ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल किसके लिए होगा। तो आपको बताना चाहूँगा हमारा जो एग्ज़ाम नेट का है, आगामी जो हमारा नेट का होने वाला है, उसके साथ साथ हमारा पीजीटी का भी सुनाई दे रहा है कि न्यू वैकेंसी आएगी। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा 2020 का, सोशियोलॉजी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसमें। अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। आपको एक डिटेल्ड फॉर्म में आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे बोर्ड पे करता हूँ, बट बोर्ड पे भी आपको क्लास मिलेगी, लेकिन आज इस क्लास में आपको बताना चाहूँगा एक दिन हो गया आपको क्लास वीडियो भी शायद नहीं मिले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं आज आपको नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चंस लाया हूँ। उस क्वेश्चंस को बताऊँगा। सॉल्व करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा क्वेश्चन से संबंधित व्याख्या करने का उद्देश्य यहाँ पर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, राइट। इसके 4 ऑप्शंस थे, ध्यान सुनिएगा, ये कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, तो भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये जो स्टेटमेंट है भूमिका से परिस्थिति को रिलेट करने वाला है, रॉल्फ लिंटन ने कहा कि भूमिका जो होती है परिस्थिति का गतिशील पहलू होता है, राइट। अब हम लोग पहले यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि रॉल्फ लिंटन ने क्या बताया। आपको बताना चाहूँगा रॉल्फ लिंटन के बारे में कुछ और भी। भूमिका और परिस्थिति का संबंधात्मक रूप में प्रयोग किया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भूमिका और परिस्थिति दोनों को संबंधात्मक रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो किसने किया था, रॉल्फ लिंटन ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर भूमिका को सिर्फ पूछा जाए और सिर्फ परिस्थिति को पूछा जाए तब रॉल्फ लिंटन नहीं आएंगे। संबंधात्मक अगर पूछा जाए दोनों का तब क्या होगा, रॉल्फ लिंटन आएंगे। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए तो रॉल्फ लिंटन नहीं आएंगे। ओके, तो कौन आएगा, तो आइए हम देखते हैं आगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि और इन्होंने जो ये संबंध जो प्रस्तुत किया है भूमिका के संबंधित, जो भी संबंध ये प्रस्तुत किया है, इस संबंध, ये संबंध प्रस्तुत करने के लिए या परिस्थिति और भूमिका के बीच व्याख्या करने के लिए संबंधों का इन्होंने कौन सी बुक का प्रयोग किया, द स्टडी ऑफ मैन अपनी पुस्तक में इन्होंने भूमिका और परिस्थिति को अच्छे से डिफाइन किया, व्याख्यायित किया है। आपको आगे चलते हैं, आप परिस्थिति और भूमिका के संबंध में थोड़ा जानते हैं। भूमिका और परिस्थिति के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिस्थिति जो है वो, परिस्थिति होती क्या है। पहले बात तो हम पहले परिस्थिति जानते हैं फिर भूमिका को जानेंगे। जैसा कि परिस्थिति का गतिशील पहलू बताया, तो आप जब तक परिस्थिति होगी नहीं किसी व्यक्ति का तब तक उसे भूमिका प्राप्त नहीं होगी। मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति को पद या परिस्थिति प्राप्त है तो उसके आधार पर उसको भूमिका अवश्य उसकी होगी, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं परिस्थिति के संबंध में। परिस्थिति क्या होती है, जनरली परिस्थिति जो होती है स्टेटस, वो समाज में पद या स्थान से है, इसका आशय।
मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि परिस्थिति का आशय समाज में प्राप्त पद या स्थान से है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर ने किया था। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि परिस्थिति समाज में किसी व्यक्ति को पद या स्थान से है। पद या स्थान से प्राप्त, किसी व्यक्ति को पद या स्थान प्राप्त होना, ये उसकी परिस्थिति है व्यक्ति की। जबकि यहीं पर अगर शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर ने किया था। ये भी आप रट के रहिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगा इसी तरीके ही हमारी जो मैप पे जो क्लास है वो भी इसी तरीके ही बहुत व्याख्या ढंग से कराई जा रही है। तो उसे देर न करते हुए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, जिससे आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं इसी से संबंधित। अब भूमिका को थोड़ा समझते हैं। एक सेकंड, हाँ, भूमिका समझते हैं। भूमिका क्या होता है? मैंने अभी कहा था कि भूमिका और परिस्थिति एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक सिक्के के, तो अब परिस्थिति के बाद यानी पद, किसी व्यक्ति को जो पद या पोजीशंस जो प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसके कर्तव्य निर्धारित होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को पद या स्थान प्राप्त है तो उसके आधार पर उसके अधिकार भी क्या होंगे या कर्तव्य भी क्या होंगे, निर्धारित होंगे। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? तो G.H. मीड है, राइट? G.H. मीड ने सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का किया था, भूमिका का। आइए आगे चलते हैं। परिस्थिति और भूमिका का विश्लेषण। परिस्थिति और भूमिका का विश्लेषण, भूमिका पुंज, रोल सेट, परिस्थिति पुंज, स्टेटस सेट, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसके संबंध में किसने किया था? मर्टन ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ से कि रोल सेट का प्रयोग किसने किया, परिस्थिति सेट का प्रयोग किसने किया, भूमिका संघर्ष के प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर आज आपको याद हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा कि किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो मर्टन ने किया था। आइए लिंटन की कुछ महत्वपूर्ण बुकों का नाम जान लेते हैं। जैसे आपको बताना चाहूँगा लिंटन के संबंध में कि ये सांस्कृतिक मानवशास्त्र थे, यानी संस्कृति को समझने के लिए इन्होंने मानव समाज का अध्ययन किया। यानी मानव समाज के अध्ययन के आधार पर ही संस्कृति को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, राइट? और इन्होंने इस संबंध में एक द्वीप पर रहने वाली जनजाति का अध्ययन किया था, माराक्यूस द्वीप पर। ये हमारे एग्जाम में भी आता है कि माराक्यूस द्वीप पर रहने वाली जो जाति समुदाय है उसका अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये आप बिल्कुल कन्फर्म रखिएगा। और इसकी अन्य बुकें, जैसा कि मैंने आपको द स्टडी ऑफ मैन ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी जो बुक है लिंटन की वो है द ट्री ऑफ कल्चर। मैंने क्या बोला? द ट्री ऑफ कल्चर। एंड नेक्स्ट बुक क्या है? 7 अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स। मैंने क्या कहा? 7 अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स। नेक्स्ट द कैल्चुरा, ये भी बुक इनकी क्या है? लिंटन की है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि व्याख्या दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस को तो हम बोर्ड में आपको कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको आज कुछ व्याख्याएं भी दे रहे हैं एग्जाम के बेसिस से, ठीक है? जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे संबंधित व्याख्याएं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम, कभी भी एग्जाम होगा तो उससे संबंधित ये व्याख्याएँ ही हैं, क्वेश्चन संबंधित, जो हमारी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है? उससे संबंधित। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप। यानी जो आधुनिकीकरण क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन होता है, आधुनिकीकरण में क्या होता है? कोई परंपरावादी जो समाज होता है, जो परंपरागत समाज होता है, जब वो आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है, तो परंपरात्मक समाज का आधुनिक समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है, राइट? ध्यान रखिएगा ये चीज़। मैंने क्या कहा कि जब कोई परंपरात्मक समाज आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आइए आगे चलते हैं। तो आधुनिकीकरण क्लियर हो गया और इसका स्वरूप पूछा जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन क्रांतिकारी रूप में नहीं होता, मतलब तेजी से नहीं होता, तेजी से और हिंसात्मक ढंग से नहीं होता है,
ठीक है, अचानक और तीव्र नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि आधुनिकीकरण में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो परिवर्तन तीव्र नहीं होता है और अचानक नहीं होता है, बल्कि ये प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे और एक सीधी रेखा के डायरेक्शन में होती है। मैंने क्या कहा, ये धीरे धीरे होगी लेकिन एक सीधी रेखा में होती है। तो एक धीरे धीरे रेखा, धीरे धीरे और एक सीधी रेखा में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया। उस परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्विकाशीय परिवर्तन की प्रक्रिया। इसी प्रकार उद्विकास में भी होता है, जिस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में धीरे धीरे प्रोसेस यानी धीरे धीरे परंपरात्मक समाज आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार उद्विकास के अंतर्गत भी वो क्या होता है, किसी भी स्वरूप में अपने मूल स्वरूप से अपने विकसित स्वरूप में क्या होता है, परिवर्तन होने की प्रक्रिया शामिल है, किसमें, उद्विकास में, राइट। तो इस प्रक्रिया में आप देखिए, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख ली, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। इस प्रक्रिया में जीवन की संरचना, जीवन की जो संरचना होती है वो सरलता से जटिलता की तरफ छोड़ देती है। इसको क्या बोलते हैं, जैविकीय उद्विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविकीय उद्विकास। इसके जनक कौन है, ये ध्यान रखिएगा, इसके जनक कौन है, डार्विन महोदय हैं। इनकी बुक महत्वपूर्ण कौन सी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंट ऑफ मैन। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है डार्विन की वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड डिसेंट ऑफ मैन। इन्हीं से ही आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कि इन्हीं से ही हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, हमारे एग्जाम में आता है कि मतलब हर्बर्ट महोदय ने कहाँ से उद्विकास का कॉन्सेप्ट लिया, तो कहाँ से, जैविकीय उद्विकास से। और हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास क्या कहलाता है, सामाजिक उद्विकास कहलाता है। तो यानी जैविकीय उद्विकास से सामाजिक उद्विकास में आया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहाँ से लिया, डार्विन महोदय से लिया, जिन्होंने जैविकीय उद्विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन कि तो इसमें क्या बताया, समाज की संरचना क्या होती है, एक के तत्व क्या होते हैं, एक अनिश्चित असंबद्ध से समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में क्या होती है, बदल जाती है। यानी सामाजिक संरचना का कोई भी तत्व वो एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्विकास बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक उद्विकास के जनक कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में इसे प्रस्तुत किया था। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में प्रस्तुत किया था, और इसी के अंतर्गत ही इन्होंने समाज को एक सावयव के समान माना। सावयव यहाँ पर क्या होता है, शरीर यानी बॉडी। अब इसका अभिप्राय क्या है, थोड़ा हम डीपली और जान लेते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि समाज एक सावयव के समान है। इन्होंने क्या कहा इस पुस्तक में कि समाज क्या होता है, सावयव के समान है। सावयव क्या होता है, शरीर या बॉडी, यानी जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियात्मक कार्य से, संगठित कार्य से क्या होता है, शरीर रूपी ढांचा संगठित होता है, उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उनका विभिन्न विभिन्न क्या होता है, प्रकार होता है, और उसी के आधार पर समाज रूपी संगठन क्या होता है, निर्मित होता है। राइट, फिर से सुन लीजिए, इन्होंने समाज के गठन को शरीर के गठन से क्या हुआ, तुलना किया था। राइट, चलिए आगे चलते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के समाज का वर्णन किया। कौन सा समाज, एक सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। मैंने क्या कहा, एक समाज सैनिक था और दूसरा समाज कौन था, औद्योगिक समाज। सैनिक समाज क्या समाज था, यानी सैनिक समाज को क्या बोलते हैं, प्राचीन समाज, यानी इसको बोलते हैं मिलिटेंट सोसाइटी। और दूसरा औद्योगिक समाज को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आप इसे सिंपली समझिएगा कि ये क्या है, प्राचीन समाज होता है और औद्योगिक समाज ये आधुनिक समाज, इस तरह सिंपल से। लेकिन आपके एग्ज़ाम में आप प्राचीन और आधुनिक नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि सैनिक समाज और औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया, या समाज का विभाजन किसने किया, तो किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। चलिए नोट करके थोड़ा देख लेते हैं इससे संबंधित। नोट करके है, जिस प्रकार उद्विकास की प्रक्रिया में सरल समाज
धीरे धीरे निरंतर जटिल समाज में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार आधुनिक समाज में क्या होता है, ग्रामीण समाज नगरीय समाज में परिवर्तित होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जिस प्रकार आधुनिक समाज में परिवर्तन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आधुनिक समाज विकसित होता है ग्रामीण समाज से, उसी प्रकार समाज भी जो होता है सरल समाज धीरे धीरे जटिल समाज में परिवर्तित होता है। राइट, यानी सरल समाज जटिल समाज, तो इसको सरल समाज को क्या बोल सकते हो, परंपरात्मक समाज और आधुनिक समाज। राइट, ये आपका है। चलिए इससे संबंधित मैं आपको कुछ संबंधित और देख लेता हूँ, अगर आप और कुछ हो और क्वेश्चंस हैं तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ चलिए, ये है क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, बताइए कि यहाँ पर ये सब सारी चीज़ चल रही हैं, बिल्कुल फ्री वीडियो दिया जा रहा है। बस आपसे ये चीज़ है, आपसे गुजारिश, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है? मैंने आपको आधुनिकीकरण में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होता है ये तो मैंने बता दिया। आधुनिकीकरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? उद्विकासात्मक परिवर्तन होता है। जबकि क्रांतिकारी परिवर्तन में क्या होता है? क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीव्र होता है, अचानक होता है और अव्यवस्थित भी होता है। ये विशेषता होती है और इसमें हमेशा हिंसा क्या होती है, शामिल होती है क्रांतिकारी परिवर्तन में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की का प्रकार्यात्मक अनिवार्यता का विचार का खंडन प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा के संबंध में किसने किया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्वेश्चन है कि मेलिनोव्स्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछता है कि प्रकार्यात्मक अनिवार्यता का वर्ड किसने प्रयोग किया, तो मेलिनोव्स्की ने किया। प्रकार्य के संबंध में इन्होंने वो शब्द प्रयोग किया। इसका खंडन करके प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? मर्टन महोदय ने इसे प्रस्तुत किया है। आइए आगे चलते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादी मानवशास्त्र के क्षेत्र में, मैंने क्या कहा? संरचनात्मक प्रकार्यवादी मानवशास्त्र के क्षेत्र में पहले कौन है? मेलिनोव्स्की, जिन्होंने ट्रोवियांडा द्वीपवासी का अध्ययन करके संरचना प्रकार्य को समझाने का प्रयास किया। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड का अध्ययन करके संरचना और प्रकार्य को समझाने का प्रयास किया है। आइए आगे चलते हैं, नोट करके देखिए, कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। प्रकार्य करने का मुख्य साधन संस्कृति को माना है इन्होंने, और संस्कृति को ही मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन के रूप में इन्होंने व्याख्या की है मेलिनोव्स्की ने। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम में पूछता है। आइए आगे चलते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प क्या होता है? फंक्शनल अल्टरनेटिव। राइट, देखिए संरचना और प्रकार अगर आपको समझना है तो संरचना और प्रकार के लिए हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको संरचना प्रकार समझना है तो वहाँ पर जाके वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग का कुछ लोगों की है कि ये सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन साथ में बेल आइकन नहीं होता, बेल आइकन नहीं दबाओगे, साइड में रहता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत नहीं पहुँचेगा। ठीक है, आप पीछे रह जाते हो, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, और कई बार रिवीजन करिए। सब सारी जो भी वीडियोस हैं, मैक्सिमम सारे वीडियो आप अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, हफ्ते पर आप रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रकारात्मक विकल्प जानते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प होता क्या है? फंक्शनल अल्टरनेटिव यानी इसका प्रयोग मर्टन ने किया था, और मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, कई बार हमारे एग्जाम में पूछता है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है, तो मर्टन की है, और इसी के अंतर्गत इन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं प्रकार्यात्मक विकल्प होता क्या है। इनके अनुसार सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? इनके अनुसार सांस्कृतिक तत्व के अनेक प्रकार हो सकते हैं, तथा उस सांस्कृतिक तत्व के ऐसे वैकल्पिक तत्व भी हो सकते हैं जिसमें उसी प्रकार के प्रकार करने की क्षमता होती है। जैसे देख लेते हैं, धर्म का प्रकार सामाजिक एकीकरण प्रस्तुत करना है। मैंने क्या कहा? धर्म का प्रकार जो है सामाजिक एकीकरण प्रस्तुत करना है। यही कार्य किसी केंद्रीय सरकार का द्वारा भी किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये आशय है प्रकार्यात्मक विकल्प का कि जैसे मतलब कि कोई तत्व है और वो प्रकार्य कर रहा है, तो यही प्रकार ये संभव है कि वही वाला प्रकार कोई अन्य संस्था या तत्व द्वारा भी किया जा सकता है।
ये क्या है, धर्म आधारित प्रकार के अन्य प्रकार्यात्मक विकल्प को बताया जा रहा है। ठीक है, कि इसका विकल्प है और भी तत्व के द्वारा इसका प्रकार, ये इस प्रकार का प्रकार किया जा सकता है, ये होता है प्रकारात्मक विकल्प। जैसे मैंने एग्जाम्पल है धर्म का, तो धर्म संबंधी जो प्रकार किया था, धर्म संबंधी प्रकार क्या है, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। तो सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का क्या कोई और कार्य नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है आधुनिक समाज में? केंद्रीय सरकार भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य कर सकता है। तो ये क्या है, धर्म से संबंधित विकल्प है केंद्रीय सरकार। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दो प्रकार के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकट प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। इसका प्रयोग प्रकट प्रकार होता है एक आप प्रकट प्रकार होता है। ये इसका प्रयोग किसने किया था? मर्टर ने किया था। देखिए आप ध्यान रखिएगा, मैं आप शायद देख रहे होंगे कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मर्टन से संबंधित मैं मैक्सिमम छोटा छोटा करके सारा मैं कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो आप प्रयास करिए, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और खुद कई बार इसे सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। हेलो हेलो।